नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ से आगे सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा। क्या गिरावट आएगी या आगे तेजी जारी रहेगी? क्या कुछ हो सकता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी हैं, एसएमसी ग्लोबल से। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सो वंदना जी, कैसे देख रहे हैं अभी आप इसराइल पर ईरान का हमला, ईरान पर इसराइल का हमला, अमेरिका का ईरान पर हमला, और फिर संधि वार्ता। और गोल्ड ने कोई ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, गोल्ड मार्केट ने। जी वीरेंद्र जी, ये काफी लगता है कि ये बहुत पहले से ये स्टोरी, ये प्लॉट्स चल रहे हैं। फिर ईरान ने कतर पे किया, कतर पे यूएस ने कहा था कि आप पे हमला, हम खुद पे हमला मानेंगे। और यहाँ यूएस शांत है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड मार्केट जो है वो अपनी चाल चल रहा है वीरेंद्र जी। कई बार देखे होंगे कि कई सारी चीजें बड़ी इंप्रूव होके आई, इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रही थी कि, लेकिन गोल्ड अपनी चाल चलता है। और जब वो चाल चलता है तो वो उसके बड़े स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स होते हैं जिसपे गोल्ड चलता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसराइल से पहले ही एक पैटर्न टेक्निकल बन रहा था जिसमें लग रहा था कि अब गोल्ड यहाँ से रैली जो है वो ब्रीदर लेगा। और यहाँ से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। सिटी बैंक्स ने भी अपना रिपोर्ट जारी किया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे मतलब अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन एक चीज तो बात हुई थी कि 3,000 से या 2800 2900 से ये रैली शुरू हुई और 3500 तक गई। तो एक ब्रीदर रैली में है और यहाँ पे नो डाउट थोड़ा और करेक्शन है वीरेंद्र जी। लेकिन जो जितने भी यहाँ पे ट्रिगर्स हैं वो यहाँ पे यहीं पे है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और वो गोल्ड को एक अपसाइड देते रहेंगे, तो बहुत जल्दी यहाँ पे व्यू को चेंज करने से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, गोल्ड का डायरेक्शन क्या होगा मैम यहाँ से? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, गिरावट आती है और भाव जो है, एक लेवल है, चाहे $3200 का इधर हो, चाहे $3400 का उधर हो। ये दोनों के बीच में झूलता रहता है भाव। अभी तो आपको क्या लग रहा है, यही कंसोलिडेट होता रहेगा? अविंदर जी, मैं ना ऑप्शंस का देख रही थी कंसंट्रेशन की। यूएस में क्या है, वो काफी ज्यादा इंडिकेशन अच्छा देता है यहाँ पे। मैंने सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे 3200 पे बनता हुआ देखा। फिर 3400 है, ये एक कंसोलिडेशन जोन है। सबसे पहला तो आप 3300 ही मान के चलिए। 3300 को ब्रीच नहीं किया, कल किया और फिर वापसी आ गया। टेक्निकली ये एक डबल बॉटम भी वहां पे बना रहा है। लेकिन जब हम बात थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो इतने छोटे हम टेक्निकल पैटर्न्स को नहीं देखते हैं। तो मेजर जो सपोर्ट है वो 3200 का यहाँ पे रहेगा। अपसाइड जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 3400 का है, लेकिन 3500 स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोजीशनिंग है वो उस लेवल पे गोल्ड की बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अभी आप मैक्सिमम यहाँ पे 3200 भी मैं नहीं कहूंगी, 3300 से नीचे आता है तो 3250 ऐसे के करीब यहाँ पे आके ये कमोडिटी फिर से घूम सकती है। और हम लोगों ने ये देखा है कि अगर एमसीएक्स के लॉन्च के बाद ही अगर देखें, 25 साल में सिर्फ 4 बार इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी ये बढ़त हुआ है। और उस समय ये फैक्टर्स नहीं मौजूद थे जो कि अभी हैं। पहले क्या था कि 10 साल पहले सेंट्रल बैंक्स बाइंग नहीं कर रहा था, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतने ज्यादा नहीं थे, वॉर नहीं था क्या तो सब प्राइम क्राइसिस था, करेंसी यहाँ पे फ्रेजाइल हो रही थी। लेकिन अभी तो जितने भी ट्रिगर्स हैं इन फेवर ऑफ गोल्ड है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं यहाँ से तो अब यहाँ पे 2800 आना चाहिए। 2800 के बाद एक अच्छी बाइंग आएगी। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको 3200 का लेवल में मिलता है 3200, और एमसीएक्स की बात की जाए 94 92,000 एक बहुत बढ़िया जोन होगा जहां पे फिर से एक्यूमुलेट करिए। आपको फिजिकल लेना है फिजिकल लीजिए, ईटीएफ लेना है ईटीएफ लीजिए, आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करना है डेरिवेटिव में ट्रेड करिए। हालांकि डेरिवेटिव में ट्रेड करने का पैटर्न अलग होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म करते हैं उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, जो शॉर्ट टर्म करते हैं उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। तो लेवल्स उनके लिए डिफरेंट है। लेकिन फिजिकल के लिए और ईटीएफ बाइंग वाले के लिए मुझे लग रहा है कि अगर 92,000 94,000 इनफैक्ट आता है तो आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। पर मैम, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि 94,000 आएगा कब? बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 96,000 जो इसने अभी बेस बनाया है, एक डाउनसाइड स्पाइक दिया है, उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 94,000 अगर 3300 को ब्रीच करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 94,000 आ सकता है वीरेंद्र जी। संभावना बड़ी कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ऊपर में। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहा कि 94,000 आएगा, कभी 94,500 से मार्केट घूम जाती है। तो वैसे में मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि 400 500 लेवल इधर भी रहे, आप अपनी बाइंग को शुरू यहाँ पे कर सकते हैं। और ये उम्मीद मुझे लग रहा है कि आपको
जून में अगर नहीं आता है तो जुलाई में मैं फिर इसके फेवर में नहीं हूँ। उसका कारण है वीरेंद्र जी, 9 जुलाई को अपना ये जो टैरिफ वॉर का जो मियाद है ये खत्म हो जाएगी। अगर हम किसी मतलब कंसेंसस पे या मतलब हम किसी अच्छे मतलब डिसीजन पे नहीं आते हैं तो फिर वो टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो मैं हमेशा बोल रही थी, ये टैरिफ वार की वजह से जो भी अपना इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स वीक हुआ है, तो जून क्वार्टर का यानी कि सेकेंड क्वार्टर का डेटा आपको जुलाई में आना शुरू हो जाएगा। और वहां से हमें पता चलेगा कि कितना डेंट हुआ है हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, जो कि ऑलरेडी यूएस में दिख रहा है। उनका जीडीपी -0.2 आने की उम्मीद है और इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेटा है वो आपको बताना शुरू कर देगा कि ये जो टैरिफ वॉर है इसका क्या इम्पैक्ट है। दो नेगेटिव फैक्टर्स आपको यहाँ पे हुए। फिर है कि डॉलर इंडेक्स, मैं मानती हूँ कि बहुत नीचे है लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, वो चीजों को रोकेगा। अगर यहाँ पे वॉर थोड़ा भी इंटेंसिफाई और होता है, ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर आपको ये रहेगा, आने वाले समय में सितंबर ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे गोल्ड में एक कट तो सितंबर में मान रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का। तो गोल्ड विल फाइंड रीजन इन एवरी मंथ टू गो फॉर बाय। तो ये जो जून का महीना है इसमें जितना भी करेक्शन आ रहा है, एक्यूमुलेट करिए। जी मैम, और जैसे आप एक्यूमुलेट का बोल रहे हैं, मुझे भी आजकल लोग जो है हमारे रिश्तेदार चैनल देख देख के फोन करने लगते हैं, घर में शादियां हैं, बोले आप चैनल पे बताते हो, हम तो आपको डायरेक्टली जानते हैं, हमको ऐसे ही बता दो कि कब खरीदें सोना है चांदी शादी के लिए, किसी को 50 ग्राम खरीदना है, किसी को 100 ग्राम खरीदना है। तो ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह रहेगी? वीरेंद्र जी, मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे डांट पड़ती है कि तुम बाहर बताती हो और तुम हमें तो मतलब बताते ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि चलिए आप भी इसमें हैं। रिश्तेदार वो बोलते हैं कि भाई बाकी लोगों को बताती हो, हमें तो बताया नहीं करो। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं फोन करके मतलब बताऊं कि ठीक है अब आप एक्यूमुलेट करिए। और वो सही भी हैं। और मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी मैं कहूंगी कि 96,000 से आप शुरुआत करिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहां जियो पॉलिटिक्स दिन और रात में बदल रहा है, वहां कोई भी एनालिस्ट आपको परफेक्टली नहीं बता सकता कि 94,000 आएगा ही आएगा। नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं बता सकता। लेकिन ट्रम्प साहब के रहते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि सोना 94 आएगा ही आएगा? क्योंकि उनकी डील दिन रात यहाँ पे बदल रही है और मार्केट बहुत ज्यादा वॉलाटाइल है। उन लोगों से मेरी ये सलाह रहेगी कि 96,000 का तो अभी डाउनसाइड का स्पाइक लगा था, अगला महीना जो है वो फिर यहाँ पे तेजी लिए हुए है। तो मेरे ख्याल से 96,000 94,000 इस बेस के अंदर, 92 मैंने एक्सट्रीम साइड बोला उसको हम अपना हटा देते हैं, 96 से 94,000 के बीच में आपको जो भी लेवल्स मिल रहे हैं वहां पे आप सोना को लीजिए। और एक चर्चा हमारी हो रही थी अभी वीरेंद्र जी से ही हो रही थी, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि आपके सराफा में अलग अलग रेट्स हो सकता है। उस रेट्स को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। और कई बार एमसीएक्स पे प्राइसेस जो है वो लोअर साइड होते हैं एज कंपेयर टू स्पॉट मार्केट, उसको भी ध्यान में रख के करिए। तो हम जैसे कि आप अपने सराफा से पता करते रहिए जैसे ही आपको लोअर लेवल आता है। और मैंने ये भी देखा है वीरेंद्र जी कि आप थोड़ा एडवांस देते हैं या आपके ज्वेलर्स जो है वो पुश्तैनी है, तो ऑन फोन भी यहाँ पे प्राइस बुक होता है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आप प्राइस को बुक करिए लोअर साइड में और अपनी ज्वेलरीज की परचेजिंग को जरूर करते रहिए। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, एक्यूमुलेट करते जाना है। मुझे तो लोगों ने पर्सनली बोल रखा है कि इतना भाव आ जाए तो हमको फोन करके बता देना, तो हम खरीद लेंगे जाके। ऐसे रिश्तेदारों ने बोल रखा है कि ये फलाना लेवल आ जाए तो हमको बता देना, तो हम तुरंत जाके खरीदारी कर लेंगे। बिल्कुल। अभी तो वीरेंद्र जी ऐसा है कि 2 साल पहले तो हम लोगों का शायद ये स्टेटमेंट होता, अरे 90 पे कौन सोना खरीदेगा। 2 साल पहले तो हम शायद यही बोलते हैं, अरे 90 आएगा तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। अब तो 90 आ जाए तो लोग टूट पड़ेंगे वाली बात है, वो तो सेल 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 वाली बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र जी ऐसी कमोडिटी है जिसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, इतिहास नहीं मतलब है। कई बार ऐसा जब चेंज हुआ, ब्रेटन वुड की बात हम कर रहे थे तब एक गिरावट आई थी, लेकिन मेजर गिरावट सोने में कभी भी नहीं रहेगी, खासकर इस माहौल में। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग पुश्तैनी यहाँ पे ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जो जनरेशन वाइज जाएगा आगे जाएगा, हमारे परिवार में भी यही वो है कि नानी दादी हम लोगों को मिलता जाता है यहाँ पे, उनके लिए 2,000 और 1,000 मैटर नहीं करता। आप 94 आता है, 96 आता है, आप यहाँ पे खरीदारी की शुरुआत करिए। और मैम, चांदी को कैसे देख रही हैं मैम? चांदी में भी तेजी ही जारी रहने की संभावना है? वीरेंद्र जी, चांदी में हम लोग को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था। मुझे याद है जब मैं सेमिनार्स में बोलती थी तो लोग बोलते थे तू इतने दिनों से बोल रही है चांदी बढ़ेगी, चांदी तो बढ़ता ही नहीं है। लेकिन चांदी के भी दिन आए हैं।
5 सालों से लगातार यहाँ पे जो अपना डिमांड है वो बढ़ रहा है, सप्लाई साइड डेफिसिट है, और इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स थोड़ा सा हर्ट हुआ जिसकी वजह से चांदी रुकी है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, एक दिन मैं देख रही थी कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ईटीएफ हैं उसमें खरीदारी किसमें है। आपको जान के आश्चर्य होगा, चांदी का जो एसएलवी है वो 5वें नंबर पे था। सबसे पहले तो अपना S&P 500 का ही ईटीएफ होता है, फिर एनवीडिया, एप्पल, ये सब आ जाते हैं। चांदी का ईटीएफ जो था वो 5th नंबर पे था। तो यहाँ पे ईटीएफ बाइंग भी हो रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल बाइंग भी हो रही है, और यहाँ पे अब ज्वेलरीज बाइंग जो आप कह रहे हैं, ज्वेलरीज बाइंग भी यहाँ पे बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से 2012 के बाद हमने $37 का लेवल आता हुआ देखा है। तो 2012 का जो लेवल था, चांदी ने 25 में तोड़ा है। मैं यहाँ पे वीरेंद्र जी $40 से $42 जरूर मानती हूँ चांदी को। और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी अगर आप 26 तक रुके तो $49 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट वाइज कौन सी कमोडिटी यहाँ पे बढ़िया है, तो वो चांदी है यहाँ पे। बस चांदी में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं देती हूँ, चांदी का निवेश ऐसे होता है कि आपने सपोज यहाँ पे आपने $36 पे निवेश किया, तो आपको लग रहा है कि $36 पे मैंने किया, 42 आ गया, 40 आया, मैं थोड़ा निकालूंगा, 42 आएगा, मैं दोबारा निकालूंगा, लेकिन मैं इसको लेके नहीं बैठूंगा। हो सकता है कि 8 महीने बाद जो $36 पे आपने निवेश किया वो $37 आपको दिखाई दे। तो चांदी में बस यही रहती है कि आप अपना डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे यहां से 5% या 10% मिलेगा, मैं फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। आपको निकलना है। लेकिन 2 साल के लिए जिनका ध्यान है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, जिनका 2 साल के लिए ध्यान है, आप बिल्कुल बने रहिए। आपको एक बारी वो 42 से लेके $49 तक का जो मूव है, हो सकता है $42 तो मैं 25 में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि $49 यहाँ पे 26 में आपको देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजार में? भारतीय बाजार में तो अपना रुपया अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन काफी ज्यादा आप 26 पे 90 मान के चलिए। 90 के हिसाब से अगर हम 49 को ले, तो मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख का दाम जो है वो चांदी का दिख सकता है। मतलब 1.40 से एक डेढ़ लाख के बीच में, बिल्कुल एक्यूरेट बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करेंसी को लेके, लेकिन 1.40 से 1.50 के बीच में आपको चांदी दिख सकती है, क्योंकि अब 1,12,000 तो हम लोगों ने देख ही लिया है यहाँ पे। मैम एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, चूंकि ये सारी बात हो गई जियो पॉलिटिकल को लेके। अभी सुबह मैंने देखा कि चीन की तरफ से एक खबर आई कि जो राष्ट्रपति हैं उनके, वो ब्रिक्स सम्मेलन जो 6 और 7 जुलाई को हो रहा है उसमें भाग नहीं लेंगे। और 9 जुलाई को टैरिफ की डेडलाइन खत्म हो रही है। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेके धमकियां भी दे चुके हैं कि आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर डबल टैरिफ लगा दूंगा, डी डॉलराइजेशन की बात करोगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ब्रिक्स समिट एकदम जो डेडलाइन खत्म होने के पहले हो रहा है, और उससे भी पहले चीन के राष्ट्रपति भी शामिल नहीं हो रहे, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत हुई, डील भी हुई टैरिफ की। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई देख रहे हैं आप क्या इस तरह से, कि कहीं ऐसी चीज ना निकल के आ जाए जो उनकी ट्रेड डील को इम्पैक्ट करे ब्रिक्स में, इसीलिए शायद चाइना वहां पर उतना उसको महत्व नहीं देना चाह रहा है, या नॉर्मल टाइप में ही इसको लेकर चले हम? वीरेंद्र जी, ये बहुत मतलब आपने जो बात कही है वो बहुत स्ट्रैटेजिक बात है। चाइना को जब देखना होगा, थोड़ा इतिहास देखना होगा, 18 और 19 में जब इन्होंने टैरिफ की बात करी थी, चाइना बड़े स्ट्रांग पोजीशन में था। और जब अब इस बार ट्रम्प को भी पता है कि उन्होंने जो 18 में डेंट करा था वो चाइना को अभी तक हर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अब चाइना का जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन की तरफ है। और रियल एस्टेट को पिछले 3 साल से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, वो उबर नहीं रही है। अब चेंजेस क्या आए हैं, एक तो उनकी अपनी इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन की तरफ जा रही है। दूसरे चेंजेस आए हैं 18 से लेके अभी तक, वो क्या कि चाइना का पंगा जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो ताइवान को लेके हो, साउथ कोरिया को लेके हो, इंडिया को लेके हो, वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उलझे हैं, जो कि वो पहले इतने ज्यादा नहीं थे। तो चाइना की स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि 2018 के समय में थी। और ब्रिक्स को मानते हैं ट्रम्प की, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे आना चाह रही है, काफी लोग और भी आना चाह रहे हैं। ये 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर अप कर रहा है, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए कि ब्राजील है, इंडिया और चाइना है। तो वो 2/3 वाली आबादी से तो जरूर डरेंगे, सबसे बड़ा मार्केट है वो। और डी डॉलराइजेशन की बात अगर आप कहें तो ब्रिक्स ने ही यहाँ पे शुरुआत करी थी। तो मेरे ख्याल से ये लिंक्ड है। और उससे पहले यहाँ पे शी जिनपिंग नहीं चाहेंगे कि ब्रिक्स में जाके कोई बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट निकल के
आए, क्योंकि ब्रिक्स का स्टेटमेंट मतलब चाइना, इंडिया, सब का स्टेटमेंट वहां पे इंक्लूडेड है। और साउथ अफ्रीका यहाँ पे अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से कि ये ज्यादा एमिकेबल मतलब डिसीजन पे आ जाए, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो ब्रिक्स में यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। हमें ये पता है कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूर करते भी नहीं है, लेकिन वो ब्रिक्स करते थे। ब्रिक्स ना करना संदेश है कि वो ट्रेड डील के साथ बहुत ज्यादा पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं यूएस के साथ, और मेरे ख्याल से ये एक रीजन है। लेकिन बाद में उन्हें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्योंकि चाइना इंडिया से भी क्लोज नहीं, है। उनकी जगह कोई रिप्रेजेंटेटिव दूसरे उनके उपराष्ट्रपति शायद जाएंगे वहां पर। वो स्किप कर रहे हैं पर उनके यहाँ से रिप्रेजेंटेशन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि चाइना स्किप कर रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं जा रहे। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब से ब्रिक्स के समिट हो रहे हैं उसमें। चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, मेरी अपनी कोई भी यहाँ पे निवेश नहीं होती है कमोडिटी, इनफैक्ट किसी भी कमोडिटी में, लेकिन कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन मेरी सलाह पे हो सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप सोने चांदी की किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम।